तो फ्रेंड्स आज शुरू करने वाले हैं हम अपना यूपीटीजीडी फिजिक्स का नया चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। न्यूटन के गति के नियम तथा घर्षण। तो न्यूटन के गति के नियम घर्षण इसे समझने पहले हमें फोर्स को भी समझना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने सोचा कि न्यूटन्स एंड लॉ ऑफ मोशन आ गया, 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं वो सब नहीं। उसके अलावा एक सिस्टम होता है पुली सिस्टम, फ्रिक्शन भी आता है और साथ में इसमें लिफ्ट सिस्टम भी आता है। तो अच्छी खासी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है 2 क्लास में चैप्टर ख़त्म हो, क्योंकि मैंने बताया कि न्यूटन से रिलेटेड तो लॉ हैं ही, लेकिन उसके अलावा फोर्स की जैसे कंडीशंस होती हैं वो सब। उसके बाद हम पुली सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन भी पढ़ने वाले हैं, फिर लिफ्ट सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक इसमें हैं। वो पीडीएफ जब मैंने बाद में खोली, उसके जो मोस्टली कंसेप्ट हैं वो सभी मैंने अपनी पीडीएफ में इंक्लूड किए हुए हैं ऑलरेडी, मतलब इंक्लूडेड है। वही सब कुछ उसमें है, वही सब कुछ इसमें है, बस वो एक रिवीजन पर्पज से है तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल इसलिए दिया हुआ है कंटेंट, क्योंकि अगर कोई बंदा मेरी अब्सेंस में खुद से नोट्स को देखे तो उसको ये दिक्कत ना हो कि ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनरली जो डिटेल्स मैं लिखता हूँ ना, ये इसीलिए लिखता हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरी अब्सेंस में इन चीज़ों को पढ़ रहा है जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको जस्ट पीडीएफ मिलती है तो वो इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो ये सब इसलिए होता है। क्या शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक हमारा। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले फोर्स, दैट इज बल। तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, ये हमें पता है। देखो, बल होता है एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन कोज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। समझो इसे। इस पे आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सर नाव में रखे हुए पंखे द्वारा नाव चलेगी क्यों नहीं, स्थिर क्यों नहीं रहेगी, स्थिर क्यों रहेगी, चलेगी क्यों नहीं, विपरीत दिशा में क्यों नहीं चलेगी। तो समझो बात को, नाव के अंदर अगर पंखा रखा हुआ है तो वो उसको एक इंटरनल फोर्स देगा, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसी के थ्रू किसी भी चीज़ का मोशन होता है। समझ गए। या तो किसी भी चीज़ का जो मोशन है उसमें परिवर्तन होता है, अगर वो रेस्ट में रखा हुआ है तो उसमें मोशन होता है। समझ गए। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। हमेशा जो फोर्स होता है वो बाहर से काम करता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो, समझो एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, बहुत बड़ा। अगर कोई बंदा उसके अंदर बैठ के और ये सोचे कि मैं इसे धक्का मार के आगे की ओर सरका दूँ, दैट इज पॉसिबल? नो। उसके अंदर बैठ के इसको धक्का मार के आगे की ओर सरकाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन बाहर से इसे धक्का मार के सरकाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आई चीज़ें। तो फोर्स जो होता है हमेशा एक्सटर्नल होता है। अगर इंटरनल फोर्स की कंडीशन दी गई है तो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो फोर्स इज ऑलवेज एक्सटर्नल, और जिसके कारण कोई भी मोशन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अगर नाव में पंखा रखा हुआ है, ठीक है, और पंखा नाव के पाल पर हवा फेंक रहा है, तो पाल पर हवा भी फेंक रहा है तो वो भी इंटरनल ही चीज़ें चेंज कर रहा है, एक्सटर्नल से नहीं कर रहा। समझ गए। तो नाव कहीं नहीं जाएगी। अब अगर पंखा बाहर रखा हुआ है और तब नाव के पाल पर हवा फेंक रहा है, तब नाव चल देगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ। ओके। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनको भी याद रखा करो, क्यों, इससे हमें डायमेंशन बनाने में आसान होता है, ठीक है। किलोग्राम के लिए एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, और सेकंड स्क्वायर है अपॉन में तो वो टी की पावर इनवर्स आ गया, इनवर्स स्क्वायर। देखिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी की पावर -2। ये हो गई हमारी डायमेंशन, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। अब समझते हैं चीज़ों को। If two forces P and Q whose angles between the direction are in alpha acting on an object, the resultant of the both of the forces। मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट पर कोई 2 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं जिनके बीच का एंगल अल्फा है। ये एक फोर्स P है, ये एक फोर्स Q है, और आपसे ये पूछा जाए कि इनका टोटल या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो जिनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, मान लीजिए हमने R से दिया, देन R विल बी इक्वल √P² + Q² + 2P³ cos ऑफ अल्फा, इससे आएगी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में कराया भी है। उसमें 2 फोर्सेज हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है और आपको रिजल्टेंट निकालना था, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। चलो फिर भी अगर नहीं वहाँ पे जाते तो हम यही करके देख लेते हैं। मान लीजिए 2 फोर्स हैं, दोनों को कितना है, 10 न्यूटन है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताओ, R बराबर कितना आएगा, R बराबर कितना हो जाएगा बताओ। P² दैट इज 10² 100 प्लस Q² दैट इज 10² दैट विल बी 100, दोनों क्योंकि सेम है, ओके, प्लस 2 × PQ दैट इज 100 × 100 और cos ऑफ 60 डिग्री, है ना। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R बराबर क्या आएगा बताओ, 100 + 100 दैट इज 200 प्लस 2 × 100 × 100,
नहीं 100 नहीं आएगा, सॉरी पी क्यू है ना, 10 × 10 आएगा ये 10 × 10 दैट विल बी 100, ओके 100 दैट, और cos 60 की वैल्यू दैट इज 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, आर विल बी √300 न्यूटन। यही हमारा आंसर आ गया। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10√3, ये भी हो सकता है, तो 10√3 न्यूटन आ गया। तो समझ गए ना, अगर दो फोर्स अलग अलग एंगल पे और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट निकल गया। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी किसी एक से, पी से या क्यू से। हमने मान लिया कि जो यहाँ पर पी नहीं क्यू से आएगी, हम बेस वाले से लेंगे जो नीचे की साइड है, तो उससे जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, वो पता क्या आएगी, वो आएगी tan थीटा विल बी, ये हो जाएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। वैसे मैं एक काम करता हूँ, ये जो नीचे वाला है ये पी कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ऊपर वाला क्यू। अब देखो अब फॉर्मूला क्या आएगा, tan थीटा, जो इसका रिजल्टेंट है ना, मान लो रिजल्टेंट ये आएगा आर, तो इसकी जो डायरेक्शन है पी से, ये एंगल अल्फा जो है थीटा जो आएगा, tan थीटा विल बी क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। कॉस अल्फा क्या है, अल्फा दैट इज पूरा एंगल पी और क्यू के बीच का, ये इसकी डायरेक्शन आएगी। वेरी गुड, चलो आपने आंसर बताया। ठीक है, अब ये हमें कंडीशन समझ में आती है। अब कुछ और कंडीशन समझते हैं, फोर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक स्मूथ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस पर कोई मास रखा है जिसका मास m है। हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अभी डेफिनेशन आ जाएगी, वहाँ से बता दूंगा, फिलहाल यहाँ समझो, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। ये चलो इसे बाद में समझाते हैं, तभी समझाते हैं जब आएगा, तभी अच्छा लगेगा आपको। तो अब बात करते हैं इनर्शिया की। देखो इनर्शिया क्या होती है, सबसे अच्छा टॉपिक आता है इनर्शिया। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आना है, इनर्शिया से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वो एग्जाम में पूछने ही पूछने हैं। इनर्शिया को हम कहते हैं जड़त्व। ध्यान देना, ये सिर्फ जड़त्व है, जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, सिर्फ जड़त्व है। ओके, सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपोज अ चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। ये कह रहे हैं किसी भी वस्तु का वह गुण जो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। भाई कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, पोजीशन पे रखा हुआ है, और आप क्या करेंगे, अगर आप इस पर हल्का सा कोई फोर्स लगाते हैं, हल्का सा, तो जनरली क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, ये ऑब्जेक्ट चलता नहीं है। तो कोई ना कोई इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसके चलने का विरोध कर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जड़त्व। अब इस जड़त्व को चाहे आप मास से रिलेटेड करें, चाहे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड करें, आप कर सकते हैं, लेकिन जड़त्व जो है एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी जो पोजीशन है उसके बदलाव की अवस्था का विरोध करती है। यानी वो कहती है कि जैसी स्थिति में मैं हूँ मुझे ऐसे ही रहने दो, अगर मैं चल रहा हूँ तो चलने दो, रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहने दो, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होने दो। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो मैं उसका अपोज करूंगी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया, जड़त्व। ओके, तो तीन टाइप का जड़त्व होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट, यानी कि जो हमारा कोई भी वस्तु है वो विराम की अवस्था में ही रहती है। ठीक है, विराम की अवस्था में ही रहती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहती है, चलने का अपोज करती है। जैसे ये समझ के लो कि मान लो एक गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, तो हम तो बैठे हुए हैं ना, भले ही गाड़ी चल रही है, तो जैसी गाड़ी रुकती है ना तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, हम गाड़ी में आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि हम विराम में थे। और विराम ने क्या हुआ, जैसे ही वो एक तरह से रुकी, गाड़ी रुकी, हम तो रुके हुए थे लेकिन गाड़ी चल रही थी, तो जैसे ही गाड़ी रुकी हम मोशन में आ गए, जिसके कारण इनर्शिया के कारण। ठीक है, दूसरा होता है गति का जड़त्व। गति का क्या होता है, मान लो हम बैठे हुए एकदम से गाड़ी चलने लगे तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, या फिर जब हम चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। ये होता है गति का जड़त्व। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इस जड़त्व के कारण वस्तु गति की अवस्था में रहना चाहती है। दिशा का जड़त्व क्या होता है, वस्तु दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, मान लो कोई एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी किसी रास्ते से जा रही है, बिल्कुल सीधा रास्ता था, उसके ऊपर कुछ सामान रखा था जो बांधा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो सीधे जाते हुए गाड़ी एकदम टर्न लेने लगे, तो हमें पता है अगर वो सामान बंधा हुआ नहीं है और किसी चीज़ से रुक भी नहीं रहा तो वो सामान गिर जाएगा, वो सामान गिर जाएगा ना। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने तीनों चीज़ बता दी, क्लियर हुई बात। तो ये हमारी इनर्शिया थी जिसको मैं समझा। अब हम चलते हैं न्यूटन के गति के नियम पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के गति के नियम। तो इसमें तीन लॉ आते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का नेम भी बताऊंगा जो और किसी नाम से वो आपके एग्जाम को पूछे जा सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकता है और याद रखना है। तो पहला नियम, प्रथम नियम क्या आता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है,
इट विल रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पर ही रहेगा। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में है, इट विल रिमेन इन मोशन, ये चलता ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। समझ गए? यानी एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जाता। एंड दिस लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और एक और बात, इसे ही हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जड़त्व से रिलेटेड है। तो पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। बस हमें ये पता लग गया इनर्शिया से रिलेटेड है। चलते हैं दूसरे पर। अब देखो, हाँ पहले इसके कुछ यूज देख लेते हैं, प्रथम नियम के कुछ अनुप्रयोग। ये कहते हैं ऑन सडन मूवमेंट ऑफ बस द पैसेंजर सिटिंग ऑन द बस फॉल बैकवर्ड। ये कह रहे हैं बस के अचानक चलने पर क्या होता है, बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। ओके, क्योंकि वो रेस्ट पे थे, जैसे ही बस चली पीछे की ओर गिर गए। When the blanket is beaten with a stick, the dust particles are separated from it. कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्योंकि कंबल को जब धूल से पीटेंगे तो कंबल पीछे की ओर मोशन में आ जाएगा, जबकि डस्ट पार्टिकल वहीं रहना चाहेंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। थर्ड पॉइंट है व्हेन द बस कम्स टू ए सडन स्टॉप द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ये भी सेम चीज़ है। क्लियर समझ में आया? तो ये हमारे क्या है, न्यूटन के जो प्रथम नियम है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके एप्लीकेशन से जो हमें डेली लाइफ में मिलता ही मिलता है। अब चलते हैं सेकंड लॉ पर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दे आर सेइंग दैट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान देना इस चीज़ को, ये कह रहे हैं किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है, तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये तो होता ही मेन। ठीक है, अब समझो संवेग परिवर्तन की दर का क्या मतलब है, हम समझते हैं इसे। तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो हम समझते हैं, मान लीजिए एक वस्तु है जो किसी एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, उसकी मान लीजिए जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। ठीक है, और इस वस्तु का मास कितना है, m है। अब वो t समय में वस्तु t समय में यहाँ से यहाँ पर चली जाती है, यानी उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, उसका वेग v हो जाता है। t समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो मुझे बताओ जो पहले वाला था, क्या मैं इसको p1 मान सकता हूँ? संवेग, पहला संवेग कितना था, p1। संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv। तो p1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू यू। ठीक है, और p2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी, ये लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ तो आ गई। अब इसमें कितना समय लगा, उसमें लगा t समय लगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं जो इस पर फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1, संवेग परिवर्तन की समय दर कि इस संवेग परिवर्तन में कितना समय लगा उसके बराबर। दैट इज F बराबर क्या होगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अगर हमें कहीं पे टाइम भी चेंज दिया है, जैसे कह दिया कि 5 से लेकर 10 सेकंड तक का वक्त लगा है, तो हम उसमें डेल्टा टी भी निकालेंगे। तो ये हमारा फोर्स होता है। फोर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बस उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। एक बात क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से, इस बल की दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा या इसमें जो भी दिशा होती है वो वही दिशा होती है जिसमें संवेग परिवर्तन हुआ है, जिसमें वस्तु चली है, वही बल की दिशा होती है। तो F बराबर हमें पता लग गया क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसे हम डी पी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं फॉर छोटे टाइम लेवल के लिए। P बराबर होता है mv, ये हमें पता है। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, दैट इज वस्तु का संवेग। तो हम यहाँ P की जगह mv रख देते हैं, तो F बराबर क्या होगा, d अपॉन डी टी इंटू mv। ओके, अब हमें पता है मास तो कांस्टेंट है ना, वस्तु का मास नहीं बदल रहा, तो उसे हम कांस्टेंट है तो बाहर लेके आ गए, तब F बराबर क्या हो गया, m इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब हमें पता है डी वी अपॉन डी टी, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता है डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलेरेशन देता है। हमें क्या देता है, डी वी अपॉन डी टी क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, ए के बराबर होता है। तब डी वी अपॉन डी टी बराबर ए हो गया, तो F बराबर क्या आ गया, m में आ गया। ओके, अब dv अपॉन dt एक्सेलेरेशन देता है। देखो ये है क्या, ये है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलेरेशन देता है। ठीक, तो F बराबर क्या आ गया, m में। यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स क्या होता है यहाँ पर, फोर्स जो होता है वो होता है वस्तु का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो फोर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लिख देता हूँ मैं, किसी भी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान व बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर
होता है। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई, फोर्स की डेफिनेशन आ गई, जो डिटेल्स है वो आ गई। स्क्रीन चल रही है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे लिखा हुआ आया कुछ, चलते हैं। अब देखो अगली हमारी जो डेफिनेशन आती है वो एक छोटा सा टॉपिक आता है आवेग, दैट इज इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, पहले मैं इसको आपको ये समझाता हूँ कि फिजिकली मतलब भौतिक रूप में और हमारी रियल लाइफ में ये है क्या, कहाँ पर काम करते हैं। देखो हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसमें एक एक्सेलेरेशन जनरेट होगा जो हम निकाल सकते हैं F = ma, और एक्सेलेरेशन वगैरह हम निकाल सकते हैं। ये हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं तो उससे निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती है जब हम फोर्स को एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं और उसमें फिर भी जो मोमेंटम है वगैरह वो सब चेंज होते हैं। तो इफ़ अ फोर्स act on an object for a very short period of time, the product of force and the time is called the impulse of force. impulse of force. तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना, जब किसी वस्तु पर कोई फोर्स बहुत छोटे समय अंतराल के लिए लगा हो तब फोर्स और समय का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा गुणनफल होता है, उसे ही हम इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। समझ गए, क्लियर हुआ। तो किसी वस्तु पर बल जितने समय के लिए लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली जब हम फुटबॉल किक करते हैं तो मुझे बताओ फुटबॉल को किक करते समय हमारे पैर का और फुटबॉल का आपस में कॉन्टैक्ट कितने समय के लिए ला होगा, हमने कितने समय के लिए बल उस पर लगाया होगा। आई थिंक बहुत ही माइनर टाइम के लिए उस पर फोर्स लगता है। इसी तरह से जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कितने समय के लिए वो जो बॉल्स है बल्ले से टकराती है, क्रिकेट के में बॉल जो है बल्ले से टकराती है कितने समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए। और बहुत ही जनरली अगर उसे कैच किया जाता है वो हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि जो फोर्स लग रहा है हाथों पे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए लगे। तो आवेग जितने कम समय के लिए होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, तो समय अंतराल हम उसमें बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आवेग क्या होता है, बल गुना समय। तो किसी भी वस्तु पर कोई बल अत्यंत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल व समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। भाई न्यूटन किसके लिए आया, न्यूटन आया बल से, और टाइम के लिए आया सेकंड, दैट इज न्यूटन सेकंड हो गया। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल, जो भी समय इंटरवल उसमें लगा है वो, दैट इज I = F × t, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये याद रखना, I = F × t, ये आवेग का फॉर्मूला होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंपल्स का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक और चीज़ कह सकते हैं, इंपल्स को हम एक और चीज़ कह सकते हैं, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन। बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर है, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ, बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर है। लेकिन अगर हम इंपल्स की बात करें वो सिर्फ संवेग परिवर्तन है। कैसे है वो ध्यान से देखो। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ F = I/T, यहीं से लिख सकता हूँ I = F × t से लिख सकता हूँ, और F बराबर में एक और चीज़ लिख सकता हूँ, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये दोनों बराबर है, दैट इज I = ΔP, यानी आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक है, ये डायरेक्टली आ गया इसके प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वली आ गया, डायरेक्टली क्या, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो ठीक है, तो ये आवेग जो होता है वही संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। समझ में आई चीज़ें। अब देखो आवेग की परिकल्पना के कुछ उदाहरण जो मैं बता रहा था ना, वही सम एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंपल्स। वाइल कैपिंग अ बॉल क्रिकेटर मूव देयर हैंड्स बैक टू अवॉइड इंजरी। ये कह रहे हैं किसी भी गेंद को कैप करते समय या पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी क्या होता है, चोट से बचने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो इंपल्स है उस वो बढ़ जाएगा, इंपल्स बढ़ जाएगा, फोर्स एकदम से जो लगा छोटे टाइम के लिए वो नहीं लगेगा, इंपल्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, संवेग जो है बढ़ जाएगा। अब हमें पता है संवेग जितना समय के अनुसार बढ़ेगा, वेलोसिटी उतनी जो होगी वो अगर हम उसे रोक रहे हैं तो वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, शॉक एब्जॉर्बर आर इंस्टॉल्ड इन द कार, बसेस, ट्रक एटसेट्रा टू अवॉइड शॉक। कार, बस या ट्रक आदि में झटकों से बचने के लिए शॉकर एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये भी किस सिद्धांत पे काम करते हैं, इंपल्स के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। फॉलिंग ऑन द पाव्ड फ्लोर हर्ट्स मोर देन द फॉलिंग ऑन द रॉ फ्लोर। पक्के फर्श पर गिरने पर कच्चे फर्श पर गिरने की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। क्यों, पक्का जो फर्श होगा उस पर जो इंपल्स होगा वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा, तो टोटल जो इंपल्स हुआ वो फोर्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज, तो उस पर टाइम मतलब जो उस पर जो फोर्स है वो सारा का सारा ज़्यादा दिक्कत करेगा रेदर देन कच्चे फर्श पर। व्हेन पैकिंग क्रॉकरी और पोर्सलिन यूटेंसिल्स दे आर केप्ट इन स्ट्रॉ। ये कहना है क्रॉकरी या चीनी मिट्टी के बर्तनों को पैक करते समय उन्हें भूसे आदि से पैक किया जाता है, रखा जाता है, या फिर हम जो बबल रैप है वो यूज़ करते हैं, तो वो भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपल्स पे ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है। इन सभी पे हम क्या करते हैं, कंसेप्ट जो होता है इंपल्स का वो यूज़ करते हैं, और ये इसके एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ कंसेप्ट ऑफ इंपल्स से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दो नियम क्लियर हो गए, और दो नियम में हम देखते हैं कितनी चीज़ें हमने पढ़ी। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो जड़त्व पढ़ा, इनर्शिया पढ़ी, सेकंड हमने फिर मोमेंट पढ़ा, मोमेंटम, दैट इज
क्या होता है संवेग, वो पढ़ा, दैट इज P इज इक्वल m/v। फिर उसी के थ्रू हमारी आई फोर्स की डेफिनेशन, फिर फोर्स से एक और डेफिनेशन आई आवेग की। ये 4-5 फॉर्मूले अब तक आ चुके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और इसमें भी थी, देखो वो मैं जो स्टार्टिंग में बता रहा था फोर्स के लिए, फोर्स रिलेटेड कुछ रह गया है वो मैं अब बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो कंसेप्ट आता है फोर्स F इज इक्वल m/a वाला, ये हमें डेफिनेशन तो पता लगी। अब ध्यान देना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस पर कोई फोर्स लगता है F, ठीक है। ये जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। ये हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m/a। फ्रेंड्स पानी भी क्या था? F बराबर क्या हो जाएगा? m/a। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट था सिंपल सा, जब केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है। अब सपोज करते हैं कि इसी कंडीशंस में जो मास m है उस पर दो फोर्स लग रहा है, दैट इज एक F1 और एक और है F2। अभी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो टोटल नेट फोर्स हमें मिलेगा F, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? F बराबर m बराबर किसके होगा? F1 प्लस F2 के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये कंसेप्ट A था, ये कंसेप्ट B है। अब करते हैं बात कंसेप्ट C की। मास है हमारा m, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 जो इस डायरेक्शन में, अब कोई एक और फोर्स लग रहा है F2 जो कि इसके अपोजिट है। तो मुझे बताओ जो हमारे नेट फोर्स मिलेगा F बराबर m में, वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा F माइनस F2 के, F1 माइनस F2 के। यहाँ मैंने ये सोचा है, F1 माइनस F2 मैंने जो किया है वो ये सोच के किया है, जो मेरा नेट फोर्स आ रहा है, जो मेरा नेट फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन F1 के सेम है, उसकी डायरेक्शन F1 के सेम है। अगर ये डायरेक्शन F2 के सेम होती तो F1 माइनस में होता। समझ लो ना चीज़ें। तो जो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन वाला तो प्लस होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस होगा। क्लियर चीज़ें हो गई? ठीक है, 3 कंसेप्ट मैंने समझा दिए भाई, आई थिंक ये तो क्लियर हो गए होंगे। चौथी की बात करते हैं एक और। अगर मान लो एक मास हमारे पास एब है, इस बार F2 तो हमारा सीधा सीधा है, लेकिन जो F1 है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल से लग रहा है, पर्टिकुलर एंगल से लग रहा है, और हमारा जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन किसके सेम है? F1 के जो डायरेक्शन आनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग है, यानी F2 के तो अपोजिट है, सीधी सीधी है। तब मुझे बताओ ये जो नीचे ये वाला फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? वो होगा F1 cos ऑफ थीटा, F1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि F1 एक पर्टिकुलर एंगल से लग रहा है, थीटा एंगल से। तो ये वाला जो फोर्स आएगा वो कितना होगा? F1 cos थीटा। इस केस में मेरा जो F नेट फोर्स आएगा दैट इज m/a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए F1 cos थीटा माइनस F2। अब फ्रेंड्स ये जो 4 केसेस मैंने बताए ना, ये आपको बहुत जगह काम आएंगे, लगभग के लगभग आधी फिजिक्स में। मैं देखो कहता हूँ जब तक आप ये पढ़ेंगे ना मैकेनिक्स काइनेटिक्स, मैकेनिक्स चाहिए तो जितना ये पढ़ेंगे आप सारा का सारा, इसमें ये सारा ही काम आना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो फॉर्मूले मैंने यहाँ बताए ये सभी काम आएंगे। क्लियर हो गया? एक कंसेप्ट फोर्स रिलेटेड, कोई डाउट? कुछ हो तो आप बता सकते हैं। जी सबको क्लियर? ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ बस छोटी सी, 1 मिनट के लिए रुक जाना। अब एक चीज़ और आती है, देखो हमारे पास हम ये सोच के चलते हैं कि 2 तरह के फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ से आगे 2 तरह के फोर्स? समझो ध्यान से। हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरली हम ये बात करें जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ है, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, तब हम इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स। और हॉरिजॉन्टल फोर्स F बराबर होता है ma। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब ये होते हैं वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है उस पर एक वर्टिकल फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे कि ये नीचे की ओर, तो इस फोर्स को हम कहते हैं वर्टिकल फोर्स, जो कि उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो वेट होता है वो बराबर होता है F इज इक्वल m/g के। एक तो ये हो गया वर्टिकल केस में जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है तब भी, और एक केस ये भी है जब कोई सरफेस किसी चीज़ से कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इस बार वो क्या है? लटका हुआ है, तब भी हमारे पास जो एक फोर्स लगता है वर्टिकल फोर्स दैट इज F इज इक्वल m/g के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर? ये फोर्स वो हैं जो मैंने बताए जनरली, जो F बराबर mg वाला है ये जनरली हर एक स्टेट में चाहे दिया हो या नहीं दिया हो एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, जब भी आपको एग्जाम में द्रव्यमान दिया जाए
द्रव्यमान दिया जाए, ठीक है, तब आपको समझ लो सिर्फ m दिया है, आपको w निकालना पड़ेगा, दैट इज m इंटू जी से। ये ध्यान देना, अगर वो ये कहता है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 60 किलो है, कितना है 60 किलो, जिसका द्रव्यमान 60 किलो है, तो उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा m इंटू जी, 60 इंटू 10 होगा, ना कि सिर्फ 60 ही आपको W रखना है। समझ गए ना, ये गलती मत करके आना, अगर द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान को M रखना है और जो वेट निकलेगा वो M इंटू जी से निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो दो तरह के फोर्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये मैंने क्यों बताया, समझो ध्यान से, आगे जब हम पुली वाला केस करेंगे और लिफ्ट वाला केस करेंगे तो ध्यान देना, उसमें मैं ये हर बार नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक बार जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको जो ये फोर्स मैंने बताए अपने आप ही एग्जिस्ट कर देना है कि सर यहाँ ये फोर्स है, यहाँ ये फोर्स है, यहाँ ये फोर्स है। आपकी जो कंडीशंस होगी वो अपने आप बनती चली जाएगी। दो कंसेप्ट मैंने फोर्स के बताए, एक इस डायग्राम से और एक इस डायग्राम से। आप ये देखोगे कि कहीं कोई कंसेप्ट आपका नहीं अटकेगा, आपको इजीली अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कब हमें कौन सा फोर्स घटाना है, कौन सा बढ़ाना है, किससे हमें क्या चीज़ें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप अपने पास नोट कर लेना, मैंने आपको बता दिया। खैर, बात करते हैं अब हम थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू द एक्शन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। So when an object exerts a force on another object, second object exerts the same force on the first object in the opposite direction। ये कहना है जब भी कोई एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पर एक फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स लगाता है, बस उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहना है किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई भी हम एक्शन करते हैं उसके अपोजिट एक रिएक्शन हमें मिलता ही मिलता है। ये ध्यान देना, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी, आई थिंक। बताओ, कोई डाउट नहीं है? ओके, तो अब देखो ये जो थर्ड लॉ होता है इससे रिलेटेड हमारे पास एक आता है, इसी का कंसेप्ट आता है, वो है हमारा रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। बट रेखीय संवेग के संरक्षण को नियम के पढ़ने से पहले हम देखो न्यूटन के तृतीय नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं, जो एग्जांपल है। देखो, व्हेन शॉट द गनमैन गेट्स अ बैकवर्ड ब्लो। ये कहना है जब भी हम बंदूक से गोली चलाते हैं, कोई भी मतलब बंदूक से गोली चलाता है तो बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। इसका मतलब है बंदूक से जो गोली चली वो तो आगे की ओर चली और जो झटका लगा वो पीछे की ओर, दैट इज एक्शन का रिएक्शन हुआ है। ओके, सो इसी में व्हेन द सेलर जंप्स फ्रॉम द बोट टू द शोर ही एक्सर्ट अ फोर्स बैकवर्ड ऑन द बोट। जब भी कोई एक सेलर नाव से पानी में कूदता है, नाव से या फिर किनारे पर कूदता है, पानी में खड़ी नाव से किनारे पर कूदता है, तो नाव पर एक झटका लगता है पीछे की ओर, क्योंकि वो आगे की ओर कूदा तो नाव पर एक झटका लगेगा पीछे की ओर। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए जो चीज़ें हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, विदाउट कॉन्टैक्ट ये काम नहीं करेगा। सेम चीज़ है जब स्विमर तैरता है, ठीक है, जब कोई तैरता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है। जब वो पीछे की ओर धकेलता है तो उसका एक पुश मिलता है आगे की ओर। ठीक है, सो व्हेन वी जंप इनटू द वाटर वी पुश द वाटर बैकवर्ड बाय मूविंग आवर आर्म्स और लेग्स टू स्विम। ठीक है, ये चीज़ है। इसी तरह से जो बोट होती है, नाव, पाल वाली नाव जिसमें चप्पू होते हैं चलाने के लिए, तो वो क्या होता है, चप्पू से पानी पीछे की ओर धकेला जाता है तब नाव आगे की ओर चलती है। तो ये सब जगह है, ये लगभग जो एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का वो हर जगह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ये चीज़ें आप याद रखें तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप इसे मिस्टेक करके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी तक मैंने तीनों लॉ बताए, तीनों लॉ से मैं आपको जनरली चीज़ें जो हमारे डेली के एग्जाम्पल उनसे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग। तो जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग जनरली ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें कोई एक चीज़ है कि पहले रुकी हुई है, फिर वो चलने लगी तो क्या होगा, या फिर चल रही है तो रुक गई तो क्या होगा, सीधी जा रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या होगा। वो सारी चीज़ें जड़त्व में ले जाओ, सारी की सारी चीज़ें जड़त्व के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल देंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, सेकंड जिसमें हमें मिला फोर्स, फोर्स के साथ मिला आवेग। तो जनरली जो फोर्स होता है, फोर्स को टाइम के साथ इंक्रीज करने से इम्पल्स इंक्रीज होता है जिसका इफेक्ट कम होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे किसी ने बॉल को पकड़ा, पीछे हाथ खींच लिए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। क्लियर? थर्ड लॉ पे ये सब चीज़ें हैं जिसमें एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, एक चीज़ आगे जा रही है तो दूसरी चीज़ पीछे जा रही है, तो वो एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया इतना सब? तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड, आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब थर्ड लॉ से रिलेटेड ही आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेखीय संवेग क्या होता है। वैसे तो मैं शॉर्ट में बता चुका हूँ बट आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान वे वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, दैट इज p इज इक्वल m इंटू वी होता है।
ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, ध्यान देना, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम किसके हिसाब से, मास के हिसाब से किलोग्राम, और वेलोसिटी के हिसाब से मीटर पर सेकंड, तो हो गया किलोमीटर पर सेकंड। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो डायमेंशन है वो जाती है MLT इनवर्स, ठीक, MLT इनवर्स। तो अब तक जितनी भी डायमेंशंस आई हैं, जितनी भी फॉर्मूले आए हैं, आप उनसे जो डायमेंशन आती है प्लीज़ अपने पास नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। इससे रिलेटेड आपका ग्राफ भी आता है, इससे रिलेटेड आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं, K=P²/2m, ये होता है। तो अब ये रिलेशन आया कैसे, मैं यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ। देखो Ke बराबर क्या होता है, Ke बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो मैं इस इक्वेशन में एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय m भी कर सकता हूँ, ठीक है, और m से डिवाइड भी कर सकता हूँ, ये मैंने कर लिया। तो क्या मैं Ke बराबर ये लिख सकता हूँ, क्या हाफ तो यही, m मल्टीप्लाई इसमें कर लो, और इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, m² v², m² v² लिख सकता हूँ भाई, ऊपर m से m मल्टीप्लाई हो गया m² v², नीचे वाला m एज इट इज 2 के साथ। तो Ke बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/2m इंटू p²। तो सीधे सीधे Ke बराबर क्या आ गया, p²/2m। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, छोटी छोटी सी हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो Ke है, काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Pk, ये ध्यान देना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Pk। इससे जो भी ग्राफ आता है वो आ जाएगा। बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण से नियम, इसका टॉपिक मैं 25 और टॉपिक में करा भी चुका हूँ, जिसमें मैंने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी करा दिए। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ़ द फोर्स ऑन एन सिस्टम इज जीरो, ये कहते हैं अगर किसी सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा है, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, इसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो। ये कहते हैं कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स ना लगने से मतलब होता है कि उस पर कोई भी बाह्य बल एक्स्ट्रा में नहीं लगा। सो यदि किसी निकाय पर लगने वाला बल शून्य है तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक आधे नहीं, मैं कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने कंसेप्ट इस पे बनते हैं वो आपको समझाने की भी मैं कोशिश करूँगा, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब, तो सबसे पहली बात करते हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली एंड देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 आफ्टर कोलाइडिंग। कोलाइडिंग हो, स्ट्राइकिंग हो, कैसे भी हो, ठीक है, हमें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है। कोलाइडिंग से अलग भी होता है, कंडीशंस क्या होगी वो समझाता हूँ, समझो, ध्यान से समझो। पहले कोलाइडिंग की समझ लो, संघट, कोलाइडिंग मतलब संघट, टकराना, उसको समझो। ये कहते हैं यदि दो m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं u1 व u2 वेग से गतिमान है, वे टकराने के बाद इनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं, तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होना चाहिए, ये फुल जो फॉर्मूला हमने क्या लिखा मैं बताता हूँ, संवेग बनाता हूँ। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट है, दो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 की, ऑब्जेक्ट नंबर 1 की, यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2 की, ठीक है। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट नंबर 2 का बिफोर कोलोजन, बिफोर कोलोजन यानी कि P1 इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्या मैं लिख सकता हूँ m1 u1, इनिशियली फर्स्ट वाले का इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 u1, ओके। 2 वाले का कितना होगा इनिशियली m2 u2, है ना, इनिशियली तो ये आ गया, ठीक। अब बात करते हैं फाइनल कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद मैं ये मान सकता हूँ P1F यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फाइनल क्या होगा m1 v1, इसी तरह से दूसरे का क्या आ जाएगा फाइनल वाला, बताओ m2 v2। समझ गए भाई, ये इसका इनिशियल कोलिजन है ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है किसका ऑब्जेक्ट 2 का, ये फाइनल मोमेंटम है किसका ऑब्जेक्ट 1 का, ये फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट 2 का। तो अब मुझे बताओ बिफोर वाला जो मोमेंटम है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा और आफ्टर वाला इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल मोमेंटम है इस सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2, इट इज़ द बिफोर कॉलिजन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ये बराबर होगा किसके m1 v1
m2v2 दैट इज द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। बस इतनी सी बात है, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्लियर होगी बात, समझ में आई चीजें? अब इससे रिलेटेड अलग अलग केसेस आते हैं, बस उनको आपको सॉल्व करना है, उनको आपको सॉल्व करना है। तो कुछ केसेस बता देता हूँ, उसके बाद कुछ अगर नहीं मिलेंगे इसमें लिखे हुए तो कुछ और मैं अपने आप से बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका आता है? गन एंड बुलेट शॉट आता है, गन एंड बुलेट इसका केस आता है। तो इसके केस में अगर शॉर्टकट फॉर्मूला आप देखो तो ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? हाँ जी सर बताइए। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट, सर वो हमने उसमें पढ़ा था वर्क एनर्जी में। वो सर मैंने पता है क्यों पढ़ाया उसमें। हाँ ठीक है, आपकी सही कह रहे हो। जनरली क्या होता है, संघट जो होता है देखो प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ, उसमें यहाँ पर जो हम मान के चल रहे हैं, ध्यान देना एक बात, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम जनरली ये समझना चाह रहे हैं कि इसमें जो संवेग पहले है वो बाद वाले के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर अप्रत्यास्थ संघट लाऊंगा, समझिएगा, जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अप्रत्यास्थ संघट के हिसाब से कंडीशंस रखनी पड़ेगी, जिसमें जो मोमेंटम है कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, क्योंकि वेलोसिटी का लॉस होगा। फैक्टर ई उसमें आएगा, ई इलास्टिसिटी वाला फैक्टर, जिसको हम कहते हैं रिस्टिट्यूशन, है ना, ई, हाँ प्रत्यावस्थान गुणांक, रिस्टिट्यूशन कांस्टेंट, तो वो लाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ अभी, समझिएगा। तो वो मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है, हम सिर्फ मोमेंटम को अभी समझना चाह रहे हैं, हम अभी ये नहीं समझना चाह रहे कि उसके कारण इसमें चेंज भी होता है, नहीं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जनरली जो हमें कंडीशन दी जाती है खास करके मोमेंटम के साथ, वो प्रत्यावस्थान गुणांक से अलग दी जाती है। यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाली जो कंडीशन आती है, जनरली ये मान के दिया जाता है कि जो संघट हुआ है वो प्रत्यास्थ हुआ है। एक बात क्लियर होगी। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़रूरी है वो समझिए, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ये हर जगह काम करता है, जरूरी नहीं इसमें कोलिजन हुआ हो, कोई टकराव हुआ हो, ये भी ध्यान दो। ये तब भी होता है, मान लो एक ही ऑब्जेक्ट है, दो पार्ट में टूट गया, अब बताओ उसमें कोई टक्कर थोड़ी हुई है, कोई कोलिजन थोड़ी हुआ है। एक चीज़, गन और पिस्टल जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, गन एंड बुलेट वाला केस, ठीक है, बंदूक और बंदूक की गोली वाला केस। अब मुझे बताओ केस में कोई चीज़ टकराई है? टकराई नहीं है, हम तो जस्ट जो टकराई है वो तो उसके अंदर टकराई है, वो तो हम सोच ही नहीं रहे, ठीक है। गुलेल से आपने गोली छुड़ा दी, एक गुलेल है उस पर आपने कोई गोली लगाई, पत्थर लगाया और छोड़ दिया, उसमें भी ये कोलिजन वाला मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन कोलिजन तो उसमें हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स जो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस आता है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आता है, जरूरी नहीं है कोलिजन हुआ हो या ना हुआ हो। ओके, ये भी मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ गए ना। ये जो केस मैंने स्टार्टिंग में समझाया, ये जस्ट एक एग्जांपल लेके समझाया कि अगर टकराया है या किसी भी कंडीशन में पहले का जो मोमेंटम है वो बाद के मोमेंटम के बराबर होता है, बस। तो कोलिजन वाले केसेस जो होते हैं वो जनरली एनर्जी से रिलेटेड है, जहाँ पर टकराव ही हुआ है और वेलोसिटी में चेंज आया है, जहाँ पर हमें प्रत्यावस्था गुणांक को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। ओके, चले आगे। अब देखो हम समझते हैं गन एंड बुलेट केस। अब देखो इसमें कोई कोलिजन नहीं होता, इसमें कोलिजन नहीं हो रहा। अब ये बताओ ना, गन कोई बुलेट से टकरा थोड़ी रही है, बंदूक गोली से टकरा थोड़ी रही है, गोली तो बंदूक में से निकल रही है, पहले वो उसका पार्ट था, अब वो अलग हो रही है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा समझनी है, समझ गए, क्लियर हो गया। ओके, तो देखो व्हेन ए शॉट इज फायर्ड, चलो ये तो खैर कहानी है पूरी, छोड़ते हैं कहानी को, हम एक केस बनाते हैं, एक अच्छी सी गन बनाते हैं बढ़िया सी। तो ठीक है भाई, ओके चलो। अब हमने मान लिया कि इसके अंदर ना बुलेट भी है, ओके। अब सुनो ध्यान से, मैं ये मानता हूँ कि जो कैपिटल एम है, यहाँ पर कैपिटल एम है, इट इज़ द मास ऑफ गन, मास ऑफ गन। स्मॉल एम जो है वो है मास ऑफ बुलेट, ओके। अगर आपको डाउट है तो मैं M1 M2 भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हो गई, ठीक।
अब बात करते हैं मान लो इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी मैंने माना u1 और u2। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। u2 बराबर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझ गए? इसे मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस में क्या हुआ? वैन शॉट फायर्ड, जब शॉट कर दी गई तब क्या होगा? मास तो सेम ही रहने वाला है, चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। मैं मान के चल रहा हूँ जो v1 है वो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, और v2 बराबर क्या है? वो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, अभी मैंने इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ अपनी जो चीज़ें हैं उनको सिंबलाइज किया है कि इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या मानने वाला हूँ? फाइनल वेलोसिटी को। अब मैं लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का नियम। ठीक, अब मुझे बताओ बिफोर कॉलिजन कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ m1 नहीं, mu1 प्लस स्मॉल m u2। समझो भाई, ये गन का मोमेंटम हो गया, ये बुलेट का मोमेंटम हो गया बिफोर फायरिंग, और आफ्टर फायरिंग क्या होगा? कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v2। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं हो सकता। समझो, ऊपर जो लिखा है ये छोड़ दो अब, क्योंकि मैंने कंडीशन सारी अलग अलग रखी, सब छोड़ दो, ऊपर वाला नीचे वाला देखो, हाँ या ना बताओ। इतना क्लियर? ओके। अब मुझे बताओ शॉर्ट फायर होने से पहले, ये बिफोर वाली जो कंडीशन है, शॉर्ट फायर होने से पहले u1 और u2 कितना है? 0 है कि नहीं? गन कहीं चल थोड़ी रही है, अगर वो किसी के हाथ में है तो वो रुकी हुई तो है, गोली उसके अंदर है, तो ये सब 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिफोर फायरिंग हो गया 0। ठीक है, अब ये वाला क्या होगा? mv1 प्लस स्मॉल mv2। ओके, तो अब मुझे बताओ क्या मैं ये यहाँ से ये लिख सकता हूँ दैट mv1 बराबर स्मॉल mv2 माइनस के? ये भी लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है गोली हमेशा मेरी चाहने वाली डायरेक्शन में जाती है। समझो ध्यान से, यहाँ मैंने mv2 को माइनस में रखा, चाहे मैं mv2 को कैपिटल वाले को रख लेता, गन वाले को रख लेता, मैंने इस बुलेट को लिखा है फिलहाल माइनस में। लेकिन अगर मेरी बुलेट में चाहता हूँ कि वो आगे की डायरेक्शन में जारी है जिसमें मैं भेजना चाह रहा था, तो अगर मैं इसको प्लस में रखूँ स्मॉल mv2 को, यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट को, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस mv1 विल बी स्मॉल mv2? यस और नो? और यही केस आता है किसका? गन और बुलेट का। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो बुलेट का मोमेंटम होता है और जो गन का मोमेंटम होता है फाइनल आफ्टर फायरिंग, वो दोनों बराबर होते हैं लेकिन दोनों अपोजिट होते हैं। एक चीज़ इस केस में हम ये भी कहेंगे कि जो गन की वेलोसिटी होती है वो रिकॉइल वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है। यहाँ किसी को डाउट कुछ पूछना है? आप पूछ सकते हो एकदम। नहीं? पक्का? बताओ। ओके, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया हुआ। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और एंड अपोजिट नहीं है, ध्यान दो, इसमें इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। इक्वल कैसे हो जाएगी भाई? मोमेंटम जो है मास पे भी तो डिपेंड कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट मत कहो, क्योंकि मास जो होगा गन का ज़्यादा होगा, बुलेट का मास कम होगा, तो मोमेंटम दोनों का बराबर है। तो जाहिर सी बात है अगर मास अलग अलग है तो वेलोसिटी भी चेंज आएगी। ओके, तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है जी। हाँ, अब एक और, अभी तो मैंने इसे एक तरीके से समझाया जो थोड़ा डिटेल वाइज था, अब मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। शॉर्ट में समझना, शॉर्ट में ये है कि जो बुलेट है वो गन के अंदर है, गन के अंदर बुलेट है, ठीक है। मैं इस पूरे सिस्टम का क्या मास लिख सकता हूँ? स्मॉल m प्लस m लिख सकता हूँ भाई, बुलेट उसके अंदर है ना,
m प्लस एम हो गया, कैपिटल M प्लस एम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। जब फायर कर दी तो m v1 की हुई प्लस स्मॉल m v2 की हो गई। अब देखो ये जब कंबाइंड है मास, वेलोसिटी इसकी कितनी है पूरे की, 0 ही तो है, तो ये तो पूरा अब भी 0 ही हुआ। तब m1 v1 कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v2 हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस कैपिटल M v1 बराबर स्मॉल m v2। ऐसा भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। यहाँ चेंज क्या है, एग्जाम में कह रहा हूँ सॉरी, मतलब आपके बुक्स में चेंज क्या है कि जो गन और बुलेट है वो एक ही जगह थी, पहले वाले में मैंने अलग अलग दिखाया, तो अलग कुछ नहीं है, सेम चीज़ है भाई। बुलेट उसके अंदर है, चाहे तो मैं अलग अलग करके लिख लूँ, चाहे एक करके लिख लूँ, एक ही तो बात है। अब ये मैंने क्यों किया, इसका रीज़न समझो। इसका रीज़न ये क्या है, इसका रीज़न ये है, मान लो एक बड़ा ब्लॉक है कोई, मतलब कोई स्फीयर है या कुछ भी मान लो, एक बड़ा पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है, और ये दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। रखा हुआ है, कोई वेलोसिटी नहीं है, रखा हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 है, रखा है, और इसमें ये दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट का मास m1 है, दूसरे पार्ट का मास m2 है। m1 वाला v1 वेलोसिटी से जाता है, m2 वाला v2 वेलोसिटी से जाता है। दिया कुछ भी नहीं, मुझे बताना है इस सिस्टम का मोमेंटम क्या लगाओगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या लगाओगे बताओ। पहला, ये सिस्टम पूरा का पूरा पहला सिस्टम है, सिस्टम 1, बिफोर एक्सप्लोडिंग, टूटने से पहले, धमाका होने से पहले बताओ मोमेंटम कितना है mu, और धमाका होने के बाद दो पार्ट में टूट गया, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर, समझ में आई बात भाई। एक ही ऑब्जेक्ट था, धमाका होने से पहले पूरा एक था, पूरा मास एक था, और रखा हुआ था, दैट इज u0। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बनाया सर। तो ये वाला तो 0 हो गया, ये रह गया m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम ये कह सकते हैं m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। अब दोनों में से कोई भी एक जो आएगा एक दूसरे के अपोजिट आएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, समझ में आया या नहीं। यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट को मैंने तोड़ दिया, दो ऑब्जेक्ट वाला केस पहले समझा दिया था, टकराए अलग अलग हो गया, यहाँ मैंने एक ही ऑब्जेक्ट से आपको समझा दिया। अब बताओ कोई डाउट है क्या। है तो नहीं कोई डाउट, ओके। अब एक चीज़ मज़ेदार सुनो, इसी में सुनो मज़ेदार। पहले वाले का तो मास m था, कैपिटल मास m था, मान लीजिए कैपिटल M 100 किलो था, मोमेंटम बताना कितना होगा, 0 ही होगा क्योंकि इनिशियल 0 है। अब मान लो ये दो पार्ट में टूटा, एक m1 और m2, और दोनों के मास 50-50 किलो हैं, यानी कि m1 बराबर m2 है और बराबर स्मॉल m है, कोई भी m मान लिया, समझ लो। 100 टूटा और दोनों के मास बराबर हैं, एग्जाम्पल मत लो 100 मत लो 50 मत लो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो, दोनों के मास बराबर हैं। तो मैं ये भी तो रख सकता था 0 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह 0 बराबर m v1 प्लस m v2 रख सकता हूँ या नहीं। इस केस में 0 बराबर m कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया v1 प्लस v2। तो यहाँ से सिर्फ ये आ जाता है दैट v1 बराबर माइनस v2, m ये भी इधर जाके ख़त्म, ये भी 0 में जाके ख़त्म। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा दो इक्वल पार्ट में टूटता है और उसमें अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए आ जाए तो सब भूल जाओ, बस क्या आएगा कि उनकी जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट ले आएगी, बस तब वेलोसिटी अपोजिट आएगी। अब जो आपने एक चीज़ ऊपर लिखी थी ना इक्वल एंड अपोजिट, वो अब आएगी जब दोनों के मास बराबर हों, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ गए जी, आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि इक्वल एंड अपोजिट कब होगा, जब दोनों के मास बराबर होंगे, अदरवाइज चेंज ही आएगी, ठीक है। अब कोई डाउट मत रखना, आई होप कि बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हेलो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ क्लोज कर लो। ओके, चीज़ें क्लियर हैं सबको भाई। तो देखो यहाँ तक मैंने ये चीज़ें कराई,
संवेग संरक्षण के कुछ और अनुप्रयोग हैं, वे हमने पढ़ लिए, वैसे तो समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे से कूदता है तो नाव किनारे से पीछे की ओर हटती है, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दो। m1 मान लो नाव का मास, उसकी वेलोसिटी मान लो v1, बराबर कर दो -m2 और v2, किसी का भी एक दूसरे का मास मान के आप कर लो। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, वो भी लग सकता है, लेकिन जनरली जो वेलोसिटी वगैरह बताने के लिए आती है ना, वो आप इसी से निकाल सकते हो। एक बंदा आगे की ओर कूदा, पूरा का पूरा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही डिपेंड है। बस वो तो इतना बताता है कि एक्शन रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन है बस, ठीक है। एक चीज़ मैंने बता दी। तो जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव किनारे से पीछे हटती है, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इजी है, ठीक है। अब ये देखो एक और, ये तो पहली बार ही पढ़ा था मैंने खैर ऐसा केस, लेकिन होता होगा पता नहीं, कभी ट्राई तो कभी करने का मौका ही नहीं मिला। ए पर्सन में मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन बाय एक्सेलिंग एयर थ्रू इट्स माउथ बाय थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू हिज मोशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये कहना है कोई व्यक्ति घर्षण रहित, मतलब कि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है उस पर अपने मुंह से वायु निकालकर अथवा अपनी गति की विपरीत दिशा में कोई वस्तु फेंककर वांछित दिशा में गति कर सकता है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो सकता है, बाकी तो मुझे इस बारे में पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि देखो कोई चीज़ जब आगे की ओर जा रही है तो उसका डिजायर जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट साइड सबसे इंपॉर्टेंट, द लॉन्च ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट का जो प्रक्षेपण है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सेम चीज़ है, जितना मोमेंटम वो पीछे की ओर लगाएगा उतना ही मोमेंटम उसको आगे की ओर मिलेगा। जो गैस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वो उठेगा वो आगे की डायरेक्शन में उठेगा, बस, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ एक बात और बता दूँ, रॉकेट में देखो जो गैसेज हैं वो जलती हैं। अब पीछे की ओर मास किसका लेंगे, अगर हमें निकालने के लिए जाए तो हम मास जो लेंगे ना वो उन गैसेज, जलती हुई गैसेज का लेंगे। जो भी जलती हुई गैसेज या वो ईंधन कहता है कि इतना ईंधन जल जाता है, उसका मास लेंगे, ठीक है। वही मास जो होगा वो पीछे की ओर फोर्स लगाएगा जल के, और जो रॉकेट है वो आगे की ओर चला जाएगा। जो भी वेलोसिटी से मिलेगी वो हमें मिल जाएगी। क्लियर हो गई चीज़ें। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इतनी सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ गए। कोई डाउट यहाँ पर? क्लोज हो गया जी, माइक क्लोज हो गया। नीचे से ऑप्शन आता है ये वाला, जो इस पे स्क्रीन दिखती है ना, वहीं पे अगर आप क्लिक करोगे तो माइक का ऑप्शन आता है, वहाँ से क्लिक करते हो रेड हो जाता है, तब क्लोज हो गया मान लो। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक छोड़ता हूँ। देखो अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है, पूरा पुलिस सिस्टम बचा हुआ है, और पुलिस सिस्टम की एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब दी हुई है। फिर आता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद साथ में हाँ इसमें लिफ्ट सिस्टम भी है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा लगा समझ के चीज़ों को, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। जनरली आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक बात, तीनों लॉ पर जो डेली लाइफ के एप्लीकेशंस है उनको ध्यान देना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो एक फॉर्मूला आया था वो, उससे रिलेटेड ग्राफ आते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो बाकी तो छोटे मोटे फोर्स वगैरह के तो आते रहते हैं। फोर्स के मैंने जो कंसेप्ट थे, दो कंसेप्ट में आपको बहुत अच्छे समझाया। किसी भी जगह पे अगर आपको फोर्स देखना है तो आप इन दो कंसेप्ट को याद रख के आप फोर्स देख सकते हो। यही दो कंसेप्ट मिलेंगे, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। एक तो ये जो मैंने चार कंसेप्ट बताया इसमें, और एक ये वर्टिकल वाला, सेम वाले वर्टिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। गुड बाय एवरीवन, आई होप की क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक काम और किया कीजिए, देखो आप लाइव सेशन ले रहे हो, ठीक है, और मैं आपको रिकॉर्डेड बैच भी दे रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ। एक पर्पज़ है उसका, एक पर्पज़ ये है इन केस कभी कि एप्लीकेशन अगर बंद हो गई या एप्लीकेशन में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया कि रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई है एप्लीकेशन की, तो आप यूट्यूब से बैकअप के तौर पे देख सकते हैं। एक चीज़। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, यूट्यूब पेज पे भी जाके एक बार लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता है यूट्यूब पे जो बोलता हूँ वही रिकॉर्डेड है और वो आप ही तो पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। एक बार यूट्यूब पेज का भी चक्कर लगा के उसको लाइक कर दीजिए, ओके।